पूर्व आईएएस अफसर पूजा खेड़कर दिल्ली में आई है और ये दिल्ली पुलिस जो है इंक्वायरी कर रही है। हमारे साथ पूजा खेड़कर जी है। पूजा जी, हमें एक बात बताइए कि बहुत दिन हुए लेकिन आप कभी सामने नहीं आए। आज आप सामने आए हैं और इन्वेस्टिगेशन के लिए आप यहाँ पे खुद आए हैं। इतने दिन आप थी कहाँ पे? पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि जब से एफआईआर मुझ पे फाइल हुआ था, तभी से मैंने ये हर कोर्ट में और इवन पुलिस स्टेशन में मैंने ये इन्फॉर्म किया था कि मैं हर तरह का सहयोग करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। मेरी तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी इंक्वायरी होगी, आई एम रेडी टू फेस ऑल ऑफ दैट। दिस आई हैव बीन सबमिटिंग राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ द फाइलिंग ऑफ द एफआईआर। उसके बाद मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी यही सबमिट किया था कि एफिडेविट सबमिट किया था कि मैं हर तरह की जांच के लिए तैयार हूँ। और यही इसी बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को ये ऑर्डर किया था कि जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो मुझे बुला के वो आगे ले जाए। और लोग जब उसी दौरान ऐसे बातें उठ रही थी कि मैं दुबई चली गई, मैं कहीं भाग गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इंडिया में हूँ और मैं इंडिया में ही थी और मैं क्यों जाऊँ कहीं? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो इसीलिए मेरा कहीं जाने का या कहीं भागने का या दुबई जाने का या किसी फॉरेन कंट्री में जाने का मेरा कोई ना इरादा था ना इरादा है। लेकिन एक तरफ आप कहते हैं कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया और दूसरी तरफ यूपीएससी ही कहती है और यूपीएससी ने आपका कैंडिडेटचर जो है वो कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया है। यूपीएससी ने नेचुरल जस्टिस जिसे हम कहते हैं वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया है। ओके। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि 17 जुलाई को यूपीएससी ने मुझे शो कॉज नोटिस भेजा फॉर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड इमीडिएटली नेक्स्ट डे उन्होंने प्रेस रिलीज निकाला और मेरे अगेंस्ट एफआईआर फाइल कर दिया। मतलब मेरा एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले, मुझसे कुछ पूछने से पहले मिनिमम 7 डेज भी यूपीएससी नहीं रुकी। एक दिन में उन्होंने एफआईआर फाइल कर दी। ये मुझे नहीं लगता आज तक कहीं पे भी ऐसा हुआ होगा। पता नहीं उन्होंने किस प्रेशर में किया, मीडिया के प्रेशर में किया या किसी और प्रेशर में किया, लेकिन बेसिक जस्टिस भी उन्होंने फॉलो नहीं किया। अच्छा, ये यूपीएससी हर वक्त ऐसे ही करती है या फिर इस बार बहुत ही जल्दी में ये निर्णय लिया गया? यूपीएससी मतलब आज तक मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना कि यूपीएससी ने ऐसा किया है, लेकिन ये बेसिक जस्टिस भी ना फॉलो करते हुए मेरे केस में तो उन्होंने यही किया। गुनहगार को भी वक्त दिया जाता है। किसी को भी वक्त दिया जाता है। मैं अपने आप को अ, मतलब जैसे कोई भी गुनहगार हो, जैसे कसाब भी हो, तो उसे सबको पता था उसने क्या किया है, फिर भी उसे पूरा मौका दिया गया अपनी बात रखने का, अपने कहने का, और उसके बाद ही उसका फैसला लिया गया। लेकिन मीडिया ने, जनरल पब्लिक ने, यूपीएससी ने मुझसे कुछ पूछे बगैर, मुझे कुछ बताए बगैर, मेरी बात सुने बगैर एक तरफ से ही ये डिसाइड कर लिया कि मैं गुनहगार हूँ। ऐसा तो कहीं पे भी नहीं होता है। अच्छा, लेकिन काफी काफी जगह पे मीडिया पे फ्रॉड आईएएस, फेक आईएएस, ऐसे टैग्स बनाए गए, ऐसे बोला गया, इतना स्टिग्मेटाइज किया गया। एंड ये सब मतलब मुझे कोई मतलब पूछा भी नहीं कि आपने, आपका क्या कहना है, कुछ भी नहीं, और डायरेक्टली एफआईआर फाइल कर दिया। उसकी वजह से मुझे इतनी तकलीफ हुई है, इतना स्टिग्मा हुआ है। एक पर्सन जिसने इतने साल यूपीएससी की पढ़ाई की, इतनी मेहनत की, सर्विस में गया, उसके बाद यू जस्ट डिनाई एवरीथिंग। क्यों आपको क्यों लगता है क्यों आपको टारगेट किया गया? उसके काफी रीजंस है। मतलब जैसे पहले जब मैंने इसकी शुरुआत तब हुई जब मैंने पुणे में ज्वाइन किया। पहले ही दिन से मेरी वहां पे हरासमेंट शुरू हो गई। वो हरासमेंट आई मतलब मैंने आई डिडंट गिव इन टू दैट हरासमेंट।
मैंने उसकी एक कॉन्फिडेंशियल कंप्लेंट चीफ सेक्रेटरी मैम को सेंड की, लेकिन उस पे कोई स्टेप्स लिए नहीं गए। एंड एज अ रिवेंज वहां पे मेरे फेक रिपोर्ट्स सेंड किए गए, गलत रिपोर्ट्स सेंड किए गए, वो रिपोर्ट्स मीडिया को लीक किए गए और ऐसा परसेप्शन बनाया गया दैट आई एम द कल्प्रिट, ओके। where to begin with I was the one who was suffering, हम्म, and after that it was blown out of proportion. हम्म, ओके। और ये सब ये एक वजह है। दूसरी वजह मेरे फादर ने भी लोकसभा की इलेक्शंस कॉन्टेस्ट किए थे, उसमें पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी थे, कास्टिज्म भी बहुत हुआ, ये कहना नहीं चाहिए बट आई हैव सफर्ड फ्रॉम दैट। हम्म, मुझे पहले लगता था कि कास्ट इज नॉट अ रियलिटी इन इंडिया, हम्म, दो मैं मतलब जैसे हम पढ़ते हैं कि कास्ट बेसिस इज देयर, बट आई थॉट इट वाज नॉट सच अ डीप रियलिटी इन इंडिया। लेकिन मेरे साथ भी जो कास्टिज्म हुआ, जो ये हुआ, इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, और मुझे कभी ऐसा लगा नहीं था कि कास्ट वुड प्ले सच अ बिग रोल अब इन मैलिनिंग अ पर्सन। महाराष्ट्र को प्रोग्रेसिव स्टेट कहा जाता है। शाहू फुले अंबेडकर इतने बहुत ही प्रोग्रेसिव नेता थे। आपको लगता है कि ये कास्ट की वजह से भी आपको टारगेट किया गया, सोशल मीडिया हो या फिर ये बाकी सब चीजें? ये तो है ही कि हम कहते हैं कि महाराष्ट्र तो प्रोग्रेसिव स्टेट है ही, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी डॉक्टर अंबेडकर जी ने लिखा है। उसके बावजूद, even after giving equal opportunity to everyone, which Dr. Ambedkar tried to give, in today's world, after so many years of independence, we still have to see this. ये बहुत ही बुरी बात है। तो क्या ये कहना चाहिए कि कास्ट सिस्टम के वजह से आपका बलि का बकरा बनाया गया है, ऐसा लगता है? कास्ट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर। कास्ट हो गया, जैसे मैंने बोला जो इंसिडेंट हुआ मेरे साथ वो है, पॉलिटिकल मोटिव्स है, तो ये सब बना के मुझे बहुत स्पेसिफिकली टारगेट किया गया। वरना आप ये बताइए, आपने इतने गुनहगार देखे हैं, आपको उनके बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कितना पता है? हम्म, कोई भी है, अभी जैसे वेस्ट बंगाल में जो इंसिडेंट हुआ, जो रेप केस हुआ, इवन ऑफ दैट पर्सन, उस व्यक्ति के माता पिता या और किसी के बारे में आपको कितना पता है? तो मेरे बारे में ही क्यों? जैसे मेरे माता पिता पे फॉल्स केसेस किए गए, ठीक है, आपको लग रहा है कि मैंने कुछ गलत किया है, मेरी फैमिली को भी इन्वॉल्व किया गया, ये ऐसे कहाँ पे होता है? अच्छा। चाहे कितना भी बड़ा मुजरिम हो, कुछ भी हो, लेकिन ये ऐसे करना, हर तरफ से उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करना, स्पेसिफिकली टारगेट करना, 3 महीने तक कंटिन्यूअसली मेरे और मेरी फैमिली के पीछे पूरा मीडिया, ऑल गवर्नमेंटल एजेंसी सब पड़े हुए थे। एक छोटी सी चीज थी, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मेरे घर के कंपाउंड के बाहर हमने कुछ पेड़ लगाए थे, और वो पेड़ ठीक रहे इसलिए हमने एक छोटा सा फ्लावर बेड की तरह बना के उसमें मिट्टी भरी थी। वो इलीगल है ये करके वो हम मेरे घर की दीवार तोड़ने आए। ये क्या है? हम्म, ये टारगेटिंग नहीं है तो और क्या है? हम्म, अगर टारगेटिंग नहीं है आपका, अगर आपको जेन्युइनली लग रहा है कि कुछ गलत है, तो ड्यू प्रोसीजर फॉलो कीजिए। बट ये चीज भी, बेसिक चीज of following due procedure, of giving me even 7 days to file my reply was not done. हम्म। आपने मेल किए थे? हाँ, मैंने बहुत मेल किए थे। मैंने मेरे अगेंस्ट एफआईआर फाइल करके मुझे बोला गया कि बी प्रेजेंट फॉर द हियरिंग। ये क्या बात है? मीन्स दीज टू आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर। हम्म, आप कह रहे हो कि आप हियरिंग को आओ, और एक तरफ आप एफआईआर फाइल कर रहे हो मेरे ऊपर, तो वो हियरिंग का क्या मतलब है? अच्छा। इसमें पॉलिटिकल मोटिव भी था, ऐसा लगता है आपको? जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे फादर लोकसभा इलेक्शन में 2024 में खड़े हुए थे, और उसकी वजह से एवरीबडी नोज मेनी पीपल वर हर्ट, देयर पॉलिटिकल एम्बिशंस वर हर्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट प्लेड अ वेरी बिग रोल मुझे और मेरी फैमिली को टारगेट करने में। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि
दो तरह के रिजर्वेशंस है। एक है वर्टिकल रिजर्वेशन जो कास्ट बेस है, जैसे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, और एक है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जिसमें कास्ट का कोई कनेक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स सर्विसमैन हो गया, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हो गया, तो इस ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। अब यूपीएससी का नोटिफिकेशन ये कहता है कि ओबीसी कैंडिडेट के लिए 9 अटेम्प्ट्स है और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए 9 अटेम्प्ट है। अब मेरे केस में क्या हुआ, आई वॉज नॉट अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी टू बिग व्हेन आई स्टार्टेड द एग्जाम प्रोसेस, लेकिन बीच में बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजंस मेरी कैटेगरी चेंज हो गई और मैं अनफॉर्चुनेटली आई बिकेम अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी. So after becoming a person with benchmark disability, I applied in my own category because my category was changed from OBC to person with benchmark disability. अब यहाँ पे यूपीएससी का नोटिफिकेशन और सीएससी के रूल्स ये कहते हैं कि ड्यूरिंग द एग्जाम प्रोसेस if a person with if a person belonging to general, OBC, SC, ST unfortunately becomes a person with benchmark disability, he or she is eligible to withdraw the benefits allowed for a person with benchmark disability. ये यूपीएससी का खुद का नोटिफिकेशन ये उनका खुद का है, खुद का नोटिफिकेशन है उनका, ओके, यूपीएससी का। और ये सीएससी 2022 रूल्स में रूल नंबर 26 में भी ये मेंशन्ड है। ओके, ये डीओपीटी के रूल्स है, यूपीएससी का नोटिफिकेशन, दोनों में ये चीज उन्होंने खुद मेंशन की है। ओके, इसके हिसाब से आई थिंक, मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरा पहला ही केस होगा। जनरली लोग जब स्टार्ट करते हैं एग्जाम देना तो वो ऑलरेडी दे आर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, लेकिन जैसे उन्होंने मेंशन किया है कि अनफॉर्चुनेटली, सो आई एम दैट अनफॉर्चुनेट केस हु अनफॉर्चुनेटली बिकेम a disabled candidate during the process of the exam. ओके, And hence I was and I am eligible for the benefits which come along with the persons with benchmark disability category. जनरली यूपीएससी में कितने बार एग्जाम देना पड़ता है? जैसे मैंने आपको बोला कि ओबीसी के लिए, जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट्स है, ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट्स है, एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है, एंड पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 9 अटेम्प्ट्स है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या जनरल कैटेगरी की। तो आपने कितने अटेम्प्ट दिए? मैंने पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में हुई उस वक्त, मतलब आफ्टर आई बिकेम अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मेरा आईएएस का सिलेक्शन होने तक आई गेव, मींस दैट वाज माय 5th अटेम्प्ट जब मेरा आईएएस का सिलेक्शन हुआ। ओके, एंड ये जो कहा जाता है कि नॉन क्रिमिनल, मतलब कि ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होता है तो उसका मिसयूज जो है किया गया है, ऐसे बीच बीच में एलिगेशन हुआ, क्या ये भी एक मुद्दा है? मिसयूज की बात तब आती है जब उसका मैंने यूज किया हो। पहले तो मेरा जो सिलेक्शन है और मेरी जो कैटेगरी है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मेरा सिलेक्शन उससे हुआ है, तो ओबीसी से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। ओके, अगर मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट ना भी होता या फिर मैं ओबीसी को ना भी बिलोंग करती तो भी मेरा पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी से मुझे सेम सर्विस मिलती आईएएस, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एससी विद पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो आपके लिए अलग रिजर्वेशन है, ऐसा नहीं है। एक कॉमन मेरिट लिस्ट निकलती है कि जितने भी पीएच है सबकी कॉमन मेरिट लिस्ट निकलती है इररिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी। उस मेरिट लिस्ट में अपनी कैटेगरी में आई वाज फर्स्ट, इररिस्पेक्ट, उसमें ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं ओबीसी हूँ, एससी हूँ, एसटी हूँ, जनरल हूँ, उसमें आई वाज फर्स्ट एंड दैट इज व्हाई आई वाज एलोकेटेड आईएएस। इसलिए ओबीसी के मिसयूज का यहाँ पे कोई सवाल नहीं आता। ओके, तो फिर जो कि पीएच का जो सर्टिफिकेट है तो उसकी एक सिस्टम होती होगी, मतलब कि यूपीएससी के पास वो वेरिफिकेशन की कुछ सिस्टम है क्या? क्योंकि आपको अगर कंसिडर किया जाता है तो अप्रूवल भी किसी ना किसी सिस्टम ने दिया होगा। तो यूपीएससी के नोटिफिकेशन में ये क्लियरली लिखा गया है, जब हम अप्लाई करते हैं तो यूजुअली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, सिविल हॉस्पिटल की तरफ से सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया जाता है
लेकिन यूपीएससी ने यह क्लियरली मेंशन किया है, even if the candidate is examined by some other hospital, government hospital, and he is or she is in possession of a disability certificate, Okay. still that will not be accepted, and the candidate has to go through the complete process of medical examination as told by the appointing authority, that is UPSC and DOPT, and they will uh, put up their own board, medical board, for Okay. examination of the candidate. Okay. Without the board's approval, Okay. no candidate, उसके पास चाहे कोई भी PH certificate हो, no candidate will be eligible for taking benefits from PH कि category. कितने लोगों का बोर्ड होता है? ये more than 12 to 15 डॉक्टर्स का बोर्ड होता है. और उन्होंने आपको अप्रूवल दिया है? उन्होंने मुझे 6 बार अप्रूवल दिया है. अच्छा. मैंने आई अपीयर फॉर यूपीएससी इंटरव्यू 3 टाइम्स. तो जब भी आप इंटरव्यू में अपीयर करते हो, आपका मेडिकल होता है, इररिस्पेक्टिव कि आपके पहला हुआ है कि नहीं हुआ है. तो ऐसे आई वाज एग्जामिन्ड ऑन 6 डिफरेंट ओकेशंस, एंड दे हैव फाउंड मी हैविंग 47% डिसेबिलिटी. अच्छा, आपकी डिसेबिलिटी के बारे में बताइए कि क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि डिसेबिलिटी का ऐसा है, अनफॉर्चुनेटली लोगों को ऐसा लगता है कि अगर किसी का हाथ टूटा है, पैर टूटा है, वो चल नहीं सकता या वो उठ बैठ नहीं सकता, तो वही विकलांग है या वही दिव्यांग है. ये लोगों का ऐसा परसेप्शन है, बट ऐसा नहीं है. जो डिसेबिलिटीज एक्ट है, उसमें मोर देन 25 डिफरेंट डिसेबिलिटीज है. ओके. और आप कोई भी सर्वे या कोई भी इंटरनेशनल रिसर्च देख लीजिए, इंडियन रिसर्च देख लीजिए, 90% ऑफ द डिसेबिलिटीज आर नॉट विजिबल. जैसे नोटिफिकेशन जो एक्ट है, पीडब्ल्यूबीडी एक्ट 2016, उसमें ब्लड डिसऑर्डर्स है, जैसे हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया, उसके लिए भी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, लेप्रेसी क्योर्ड है. ऐसे काफी सारे कैटेगरीज है जो लोगों को पता भी नहीं है. ऐसे मतलब जनरल लोगों को पता नहीं, बट दैट पर्सन इज सफरिंग फंक्शनली, और इसीलिए उसको वो टैग दिया गया है या वो रिजर्वेशन दिया गया ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी. नाउ इन माय केस मुझे हाई मायोपिया और एम्ब्लायोपिया है. तो मेरे अभी कॉमन जनरल टर्म्स में बोलना जाऊं तो मेरे चश्मे का अभी नंबर -10 से ऊपर है. ओके. और एम्ब्लायोपिया मतलब मेरी विजन बहुत कम है. तो मुझे ये हाई मायोपिया पहले से है, लेकिन तब उसकी डिग्री जो थी वो कम थी. जैसे जैसे टाइम गया, मेरी वो डिग्री बढ़ती गई, एंड फाइनली इन 2018 आई बिकेम एलिजिबल फॉर मोर देन 40% डिसेबिलिटी. उसके पहले भी मुझे डिसेबिलिटी थी, लेकिन आपको तब तक आप रिजर्वेशन या पीडब्ल्यूबीडी कोटा नहीं ले सकते जब तक आपका जो डिसेबिलिटी है वो 40% से ज्यादा ना हो जाए. अच्छा. तो इवन अगर आपको डिसेबिलिटी है सपोज 10% की या 15% की, यू कैन नॉट अवेल द बेनिफिट्स जब तक आपकी 40% नहीं होती. तो अनफॉर्चुनेटली जब मेरी 40% हुई, तब मैंने एग्जामिन कराया खुद को, और तब मैंने पीडब्ल्यूबीडी कोटा में अप्लाई किया है. ओके. अच्छा. लेकिन दूसरा एक सवाल आता है इसके बारे में कि आपके नाम के बारे में कि बार-बार आपने नाम चेंज किया है. चेंज किया है या ऐड ऑन किया है? नहीं, ये जो एलिगेशंस मुझ पे लगाए जा रहे हैं कि मैंने नाम चेंज किया है, ये बिल्कुल ही गलत है. एक तो मैंने नाम चेंज नहीं किया. मेरा नाम पूजा खेड़कर, मैं जब से यूपीएससी अटेम्प्ट कर रही हूँ या उससे पहले से मेरा नाम पूजा खेड़कर है, और अभी भी वही है. मैंने कुछ भी उसमें चेंज नहीं किया. हाँ, बस इतना मैंने किया है कि मैंने मेरी माँ का नाम उसमें ऐड किया है. ओके. तो मेरा पूजा दिलीप खेड़कर था, तो मैंने माँ का नाम ऐड किया, तो पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर हो गया. ये पहली बात. और वो जो कह रहे हैं कि अलग नाम लिखा, ये किया, देवनागरी में जैसे आप जानते हो तो पू अलग तरीके से लिखा जाता है, तो रस्व और दीर्घ जो हम उसे कहते हैं. तो कहीं पे मेरा नाम PUJ लिखा गया है, कहीं पे POOJ लिखा गया है. तो ये वेरिएशन है, इसको नाम में आप चेंज नहीं कह सकते. तो ये जो एलिगेशंस है, ये एक तो गलत है. दूसरा, मैंने जो माँ का नाम ऐड किया था 2014 में ऐड किया था, तो तब
गैजेट नोटिफिकेशन से लीगली मैंने अपनी माँ का नाम अपने नाम में ऐड किया। उसके बाद मैंने काफ़ी बार ट्राई किया कि मैं यूपीएससी में अपने माँ के नाम के साथ अपना नाम डालूँ, क्योंकि यूपीएससी का रिकॉर्ड परमानेंट होता है, तो अगर मैं कल सर्विस में जाऊँगी तो रेस्ट ऑफ द लाइफ वो मेरा वही नाम रहेगा। तो मैंने बहुत बार कोशिश की कि मैं उस नाम से अप्लाई कर सकूँ, क्योंकि यूपीएससी का नोटिफिकेशन ये कहता है कि आपको फॉर्म में वो नाम लिखना है जो आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे है। ओके। अब मेरे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे तो मेरी माँ का नाम नहीं था, और जब मैंने गैजेट नोटिफिकेशन से चेंज किया तो मेरी माँ का नाम ऐड हुआ। तो मेरी ये कोशिश थी कि मेरा जो माँ का नाम ऐड किया हुआ नाम है वो मेरा यूपीएससी में ये हो जाए। लेकिन कई बार पूछने के बाद भी, फैसिलिटेशन काउंटर हो, मैंने कॉल पे पूछा, बट यूपीएससी ने, मतलब मुझे वहां से ये बताया गया कि नहीं, जो नोटिफिकेशन में लिखा गया कि मैट्रिकुलेशन पे आपको नाम जो लिखा है वो लिखना है, वही लिखना पड़ेगा। फिर भी मेरी कोशिश चलती रही। मैंने 2017 में फिर से यूपीएससी को रिक्वेस्ट की, 17 में, कि मुझे प्लीज ये जो नाम है उसके साथ मुझे एग्जाम लिखने की परमिशन दी जाए। लेकिन यूपीएससी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसीलिए मैंने जो मेरे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे नाम था उसी नाम से कंटिन्यू किया। उसके बाद फिर से 2021 में मैंने यूपीएससी को मेल भेजा कि मुझे मेरे गैजेट में जो नाम है, जो मैंने लीगली गैजेट में नाम किया, मुझे उसी नाम से अप्लाई करना है। तो आप प्लीज विद इन 3 डेज मुझे रिप्लाई कीजिए। उसके बाद विद इन 2 डेज यूपीएससी का मुझे रिप्लाई आया, दैट उन्होंने मुझे परमिट किया दैट यू कैन अप्लाई विद योर लीगल नेम इन द गैजेट। ओके। उनका मुझे परमिशन आने के बाद, उन्होंने परमिट करने के बाद ही मैंने अपने मदर का जो नाम था उस नाम के साथ इसके लिए अप्लाई किया। यूपीएससी को पूरा नॉलेज था कि, क्योंकि उन्होंने मेल से एक्नॉलेज किया था और मुझे खुद ही परमिट किया था, इसीलिए यूपीएससी को पूरा नॉलेज था कि मेरा गैजेट में ये नाम है और मेरे मैट्रिकुलेशन पे ये नाम है, मतलब मेरी मदर का नाम नहीं है और इसमें मेरे मदर का नाम है। सेकेंडली, जब मैं 2021 में और 2022 में दोनों बार जब इंटरव्यू, यूपीएससी का मैंने इंटरव्यू दिया, तब यूपीएससी ने मुझे लेटर इशू किया था कि आपके नाम में वेरिएशन है, जो आपने डैफ में लिखा है और जो आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, तो इसके लिए आप हमें एफिडेविट प्रेजेंट कीजिए। उसके बाद मैंने 2 इयर्स में अलग अलग यूपीएससी को एफिडेविट्स भी दिए दैट खेड़कर पूजा दिलीप राव एंड पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर आर वन एंड द सेम पर्सन, एंड आई डिक्लेयर दिस टू बी ट्रू। इतना क्लियरली यूपीएससी को पता था that both are the same people. I have added my mother's name using the gazette, और उनको ये सब आइडिया था, फिर भी उन्होंने ये एलिगेशंस किए हैं कि मैंने उसका कुछ मिसयूज किया है। अगला कदम क्या होगा आपका? कैट में गए आप? हाँ, मैंने ऑलरेडी कैट में ये फाइल किया है कि मुझे नेचुरल जस्टिस भी नहीं दिया गया है, ओके। और हैप्पजार्ड प्रोसीजर और इनकम्प्लीट प्रोसीजर के थ्रू, इवन आफ्टर गेटिंग इनटू आईएएस, जब मैं यूपीएससी की कैंडिडेट भी नहीं थी, मेरा यूपीएससी ने कैंडिडेचर कैंसिल किया और कंप्लीटली, मतलब उसमें कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया है। यही एप्लीकेशन लेके मैंने यूपीएससी के अगेंस्ट कैट में केस फाइल की है। एक आखिरी सवाल। देश में बहुत से स्टूडेंट का, यूथ का सपना होता है आईएएस बनना। दिल्ली में आप जहाँ पे है, आपने वहाँ पे भी पढ़ाई की है, तो बहुत से स्टूडेंट है कि जो एक आदर्श बोलकर ये एग्जाम देते आए हैं। इस केस की वजह से उन स्टूडेंट्स के मन में भी एक सवाल उठा है। तो क्या कहेंगे आप कि ये पूरा जो कैओस हो गया है, उनके मन में भी बहुत से कुछ सवाल है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मुझे लगता है इसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल है कि एक तो मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ये की गई कि लोगों का जो परसेप्शन बना कि ये फेक तरीके से किया गया है, और कोई प्रोसीजर फॉलो किए बिना भी यूपीएससी ने जो स्टेप्स लिए उसकी वजह से भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये बहुत कुछ गलत हुआ है यहाँ पे। लेकिन इट हैज बीन वेरी इररिस्पॉन्सिबल ऑन पार्ट ऑफ यूपीएससी कि उन्होंने कुछ भी ना देखते हुए, कुछ भी ना करते हुए ऐसा स्टेप लिया। इसके लिए
ऐसी बड़ी इंस्टीट्यूशन से फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड. So I think they are themselves responsible for people asking questions on their integrity because they did not even follow a simple procedure of natural justice. अब नेचुरल जस्टिस के लिए आपका संघर्ष जारी है। क्या होगा इसका परिणाम? आप फिर से कभी सर्विस में आ पाओगे? जैसे मैंने पहले भी बोला, जो हमारे आदरणीय डॉक्टर अंबेडकर जी हैं, उन्होंने जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्टर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. आई बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आई बिलीव इन द लॉ. तो मुझे 100% पता है कि मुझे जस्टिस मिलेगा. इट माइट बी डिलेड बट इट वोंट बी डिनाइड. शायद उसको टाइम लगेगा, बट मुझे ये पता है कि 100% मैं वापस सर्विस में आऊंगी, क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया. और विद टाइम ये सबके सामने प्रूव हो जाएगा एंड द आई विल गेट जस्टिस फ्रॉम द जस्टिस सिस्टम और जुडिशियरी विल सी द ट्रूथ. ये मुझे पता है. इन्वेस्टिगेशन के लिए आप आगे भी इसी तरह से कोऑपरेशन आपका रहेगा? हाँ, मैंने पहले भी कोऑपरेशन के लिए मैं हमेशा तैयार थी, अभी भी हूँ. और जितना मेरी तरफ से पॉसिबल है, जो भी उन्हें एविडेंसेस चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए या जो भी इंटरोगेशन करना है, मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ. धन्यवाद हमसे चर्चा करने के लिए। पूजा खेड़कर जी ने बताया है कि उनका भरोसा है कॉन्स्टिट्यूशन पे और जुडिशियरी पे, न्याय प्रणाली पे और आगे भी चलकर जो जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें वो कोऑपरेट करेंगे। कैमरामैन सत्यम के साथ रामराज शिंदे, एनडीटीवी दिल्ली।